हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? एज यू नो कि 10th के बोर्ड्स एग्ज़ाम का एक स्टैंडर्ड लेवल है, एक अपना लेवल है। बच्चों 10th की तैयारी करने के लिए 10th में खासतौर से इस सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम क्या करें, किस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि बच्चों लास्ट मोमेंट में इतना टाइम नहीं बचता कि आप सारे क्वेश्चंस को उठा के देख लो एक साथ। अब हमें उन क्वेश्चंस की बात करनी है जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हो, और कुछ ऐसे बेसिक्स को क्लियर कर लेना है कि अगर उनसे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन बनता है तो आसानी से आप उसको कर सकें। तो नंबर 1, कम समय में ज्यादा स्टडी हो जाए उसका तो सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस के ऊपर हमें वर्क करना होगा जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली रिपीट्स हो रहे हैं। एक बात है। दूसरी चीज, हमें उन क्वेश्चन पर बात करनी होगी जिनसे बेसिक्स हमारे क्लियर होते हों और उनसे रिलेटेड, अगर हम प्रीवियस ईयर में बात करें तो उनसे रिलेटेड ज्यादातर सवाल उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड आ रहे हैं। तो अब लास्ट मोमेंट में हमें बच्चों इसी पर बात करनी है, इसी पर काम करना है। तो चलिए हम सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे और ये हमारा लेक्चर यहां से स्टार्ट होगा। पहले लेक्चर्स में बच्चों मैंने इस लेक्चर्स में पिछले 8 ईयर के क्वेश्चंस को आपके लिए सिलेक्ट करके रखा है। आपको बच्चों जब ये सवाल मैं सॉल्व कराऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एक साल के बाद या कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मैं इसमें बताता हुआ चलूंगा जिन टॉपिक्स को सबसे पहले आपको तैयार करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन विल रिपीट इन द सेम मैनर, क्वेश्चन में डिफरेंट, क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन टॉपिक अलग कभी नहीं होते। क्वेश्चन डिफरेंट बन सकते हैं, टॉपिक्स अलग नहीं बनते। तो पहले तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जल्दी से किसी भी चैप्टर्स के वो सारे टॉपिक्स को उठा लिया जाए ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम कर डालें। बच्चों इतना टाइम नहीं कि सारे क्वेश्चंस आप लगाएं। आप देखो एक्सरसाइजेस में 100-200 क्वेश्चन दिए रहते हैं, लास्ट मोमेंट पर इतना टाइम नहीं बचता। लास्ट मोमेंट पर हमें बचता है अब टाइम इतना कि हम केवल प्रीवियस ईयर से सवाल देखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, और इस बार मैं चेक कर लूं साउंड सही है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम चैप्टर पहला उठाएंगे, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। बच्चों दोनों में वेरी डिफरेंस क्या है जानते हो? पहला डिफरेंस इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, कोई भी आपको बोल दिया जाए कि अगर ए कंपाउंड बी कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट सी बनता है, ये आपको थियोरेटिकली बोला गया है। उसी को अगर आप एलिमेंट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होती है केमिकल इक्वेशन। दूसरी चीज बच्चों, कोई भी केमिकल इक्वेशन आप करें वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगी और आप फिर उसके ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स नहीं निकाल पाएंगे। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन का सबसे पहले आपको एक चीज देखनी होगी कि हम कैसे पता करें कि कोई कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है कि नहीं है। ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर किसी को आपको चेक करना है कि कोई कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है तो बच्चों एक बात याद रखना, अगर आपको, मैं यहां से पहला पॉइंट लिखना शुरू कर रहा हूं कि अगर कोई भी कंपाउंड्स ऑफ Na, K, NH4 और NO3 अगर किसी भी कंपाउंड में ये जुड़ के मिल जाए तो समझ लेना दैट विल बी वाटर सोल्यूबल। कंपाउंड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, इसके मैं आयन भी लिख दे रहा हूं, इनके फॉर्म में कोई भी कंपाउंड होगा तो वो कैसा होगा बच्चों? वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होगा। याद रखना। एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे NH4Cl, जैसे NaNO3। ये देखिए ये सारे कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होंगे। पहला पॉइंट, कोई भी इनसे रिलेटेड अगर कोई भी कंपाउंड आपके सामने है दैट विल बी वाटर
सॉल्युबल। एक बात याद रखना, ठीक है। दूसरा, आपको अगर क्लोराइड्स के बारे में बच्चों बात करनी है, ब्रोमाइड्स के बारे में बात करनी है, मतलब हैलोजन के बारे में अगर आपको बात करनी है, हैलोजन जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, इनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ऑलमोस्ट ऑल हैलोजेंस आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट, अगर हम सबसे इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो एक होता है PbCl2, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं X आर सॉल्युबल इन वाटर। ये X क्या है? X क्या है? अरे भाई साहब X हैलोजन है और कुछ ना समझो, X है आपके पास हैलोजन। तो जो भी हैलोजन एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होंगे बच्चों, इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन इसको याद रखना है PbCl2 ये होता है सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ये याद रखना। लेड का क्लोराइड हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके अलावा बच्चों AgCl की बात करें, ये सिल्वर का क्लोराइड है, AgBr हो जाए, यानी आप क्या कह सकते हो इसको, AgX। तो जनरली ये क्या होता है बेटा, इनसॉल्युबल होता है, याद रखना। इसके बाद अगर हम Hg2Cl2 की बात करें या Hg2X2 की बात करें तो इनके कंपाउंड भी कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स पहले आपको याद रखना है कि कौन से कंपाउंड वाटर सॉल्युबल हैं और कौन से कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, ठीक है। फिर हम एक छोटा सा आपका टेस्ट लेंगे और हम देख लेंगे कि आपको कितना समझ में आया, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से आप कितने आंसर दे पाते हैं। बच्चों याद रखना, मैंने पहले बोल दिया मैं सारे वो टॉपिक्स पहले करा रहा हूं जो लास्ट लेटेस्ट 7 ईयर में 10th CBSE में रिपीट हुए हैं और ISC वालों के लिए भी बहुत फायदा इसमें से होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो इनसॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट किसके कार्बोनेट, कार्बोनेट ऑफ Na, के, ठीक है, एंड अमोनियम। इनके कार्बोनेट को छोड़ के सारे कार्बोनेट पानी में घुलेंगे नहीं। अगर मैं आपसे सवाल बोल दूं बेटा PbCl2, Na2CO3, CaCO3, NH4 होल ट्वाइस CO3, ठीक है, और K2CO3, अगर मैं आपसे बोलूं कि जल्दी से मुझे आंसर दे दो इनमें से कौन से पानी में सॉल्युबल होंगे, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला रूल आपको देखना है बच्चों कि अगर उस कंपाउंड में Na, K, NO3 या अमोनियम इनमें से कुछ है तो वो कोल्ड वाटर में ही डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप देखो यहां पर Na सॉल्युबल, K सॉल्युबल, NH4 सॉल्युबल, लेड क्लोराइड अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था सॉल्युबल इन हॉट वाटर, लेड क्लोराइड हॉट वाटर में सॉल्युबल है। तो अब ये बचा, ये कैसा होगा बच्चों, इनसॉल्युबल। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, या आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज सॉल्युबल, विच इज और विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये कार्बोनेट्स को आपको याद रखना है, कार्बोनेट्स हो गए। अब बच्चों जरा सल्फेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सल्फेट की बात करते हैं। सल्फेट जानते हो बेटा क्या होता है, SO4 2-। तो बेटा याद रखना है ऑल सल्फेट्स आर soluble in water except CaSO4, PbSO4, Al2 या BaSO4 पहले और Al2SO4 का होल थ्राइस। ये 4 सल्फेट बच्चों वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। Ca का, Pb का, Ba का,
और Al का 4 सल्फेट नोट कर लो। ये 4 सल्फेट ऐसे हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल हैं, बाकी सभी वाटर में सोल्यूबल होते हैं। क्या ये बात तैयार हो गई आपको? याद करने के लिए कैसे याद रखना, इसको लिखेंगे कपड़ा, कपड़ा बाले, Al से ले, Ba से बाले मतलब बा, और Pb से क्या हो जाएगा कपड़ा। तो कपड़ा बाले सल्फेट, कपड़ा बाले सल्फेट याद करने के लिए कपड़ा बाले का मतलब Ca कपड़ा, Pb बाले Ba और Al, कपड़ा बाले सल्फेट बच्चों वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ये कैसे हैं? इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या आपको ये बात याद हो गई? क्या बात याद हो गई? वेरी गुड। तो ये कपड़ा वाले सल्फेट वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। अब चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट में अब हम लोग शुरुआत कर देते हैं उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस मैंने आपको 5 to 7 ईयर से मैंने कलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस हमारे पास जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस की एक लंबी लिस्ट मेरे पास है, और उन क्वेश्चंस में से सबसे पहले इस टॉपिक से जो सवाल आया है वो ये रहा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अब आपको बताना है कि विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, कौन कौन से पानी में इनसोल्यूबल हैं। आंसर देखेंगे, दिया है नंबर 1 पर AgCl, दूसरे नंबर पर NaNO3, तीसरे नंबर पर FeSO4, चौथे नंबर पर Al2SO4 होल थ्राइस, फिफ्थ नंबर पर आपको दिया है ZnSO4, 6 नंबर पर BaCO3, 7th नंबर पर BaCl2 और 8वें नंबर पर PbCl2। अब बच्चों इन कंपाउंड्स में से जल्दी से छांट लेना है कि कौन सा सोल्यूबल है और कौन सा इनसोल्यूबल है। पहला रूल याद रखो, क्या बोला था? अगर किसी कंपाउंड में क्या लग जाए, Na क्या लग जाए, K क्या लग जाए, NO3 क्या लग जाए, NH4, तो अगर ये तुम्हारे पास किसी भी कंपाउंड में लग जाए तो वो सबसे पहले सोल्यूबल आपको लिख देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। AgCl अभी बताया था, ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल मतलब सिल्वर का नहीं था, सिल्वर को छोड़ के, मरकरी को छोड़ के और लेड का क्लोराइड हॉट वाटर में था, बाकी सारे क्लोराइड सोल्यूबल थे, तो सिल्वर आ गया इसलिए हो जाएगा इनसोल्यूबल। दूसरे पर आ जाओ, मजेदार बात, Na और NO3 देखो दोनों आ गए, Na और NO3 कैसा हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तीसरे पर आ जाओ, FeSO4, क्या बोला था मैंने, सभी सल्फेट सोल्यूबल हैं एक्सेप्ट CaSO4, PbSO4, BaSO4 और Al2SO4 होल थ्राइस, तो यहां पर लेड आयरन का सल्फेट। बच्चों एक बात जरूर याद रखना कि आयरन के जितने भी कंपाउंड उनको घुलने में टाइम लगेगा, चाहे वो सल्फेट हो चाहे कार्बोनेट हो, किसी भी कंपाउंड में सोल्यूबल होने में टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली वो अगर वो Ca, Pb, Ba, Al के नहीं है तो जनरली जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं वो सोल्यूबल हो जाएगा। तो ये लेड का सल्फेट सोल्यूबल हो जाएगा, यहां पर एल्युमिनियम का सल्फेट है, यहां पर इनसोल्यूबल है, कपड़ा बाले में आ गया। फिर देखो जिंक का सल्फेट, जिंक सल्फेट सोल्यूबल हो जाएगा। बेरियम का कार्बोनेट, अब कार्बोनेट पर करो याद, क्या बोला था मैंने, ऑल कार्बोनेट आर सोल्यूबल एक्सेप्ट कौन से, सोडियम का, पोटेशियम का, अमोनियम का, इनके कार्बोनेट, तो बेरियम का कार्बोनेट कैसा हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। आ जाइए BaCl2, तो इनसोल्यूबल हो। अब देखो मैंने क्या बोला था, ऑल कार्बोनेट्स और ऑल क्लोराइड्स आर सोल्यूबल, और जिन जिन के बताया था, तो बेरियम का जो क्लोराइड है बच्चों, यहां पर एक बात आप नोट कर लीजिए, बेरियम का क्लोराइड वो कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल है। इसको यहां पर एक नई चीज आ गई, स्पेरिंगली सोल्यूबल, बहुत कम डिसॉल्व, ठीक है, बेरियम का क्लोराइड, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर क्या, लेड का क्लोराइड तो पता है हॉट वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई हमारे पास जनरली उन क्वेश्चन की लिस्ट जो पिछले सालों में रिपीट हुए हैं
और जिनसे पूछा गया था कि कौन सा सॉल्युबल है और कौन सा सॉल्युबल नहीं है। अगला क्वेश्चन पर बच्चों बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन है, ये कैसे पहचानोगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन? तो बच्चों सबसे पहले तो एक बात देखो, अगर किसी कंपाउंड में हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन का मतलब क्या होता है? वही एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसी कंपाउंड में ये है तो कैसे पहचानोगे? और उन्होंने कंपाउंड दे दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ दे रहे हैं क्लोरीन। तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका बता दे रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में से इन सभी एलिमेंट को डिटेक्ट करने का तरीका क्या है, ये अभी हमें नहीं पढ़ना है फ्लोरीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें बनाना होता है सोडा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब सोडा एक्सट्रैक्ट क्या है? तो बच्चों सोडा एक्सट्रैक्ट हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब में यहां पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। यहां पर 1 से 2 ग्राम, अगर आपने ये 5 ग्राम लिया तो लगभग 3 ग्राम Na2CO3 लेना है, और फिर से यहां पर भर लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों ये एक बॉइलिंग ट्यूब होती है, क्या बोलते हैं इसको? बॉइलिंग ट्यूब, या फिर इसको बोलते हैं स्मॉल ग्लास टेस्ट ट्यूब, छोटी सी होती पेन की तरह। इसको आपको क्या करना है बेटा? इसको करना है हीट। कब तक? जब तक कि ये रेड हॉट ना हो जाए। जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो इसको पोर्सलिन की एक कटोरी होती है, पोर्सलिन की चाइना डिश जैसी आपने देखी होगी, उसमें पानी भर दो, कितना? 100 ml, और इसमें 100 ml वाटर भर के जैसे ही तुम इसमें डालोगे ये टूट जाएगी। टूट गई। अब बच्चों एक बात बताओ, इसके अंदर हमने क्या ले रखा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब क्या है? सी, ठीक है ना। आप कह रहे हो आपने क्या मिलाया? सोडियम कार्बोनेट मिलाया कि नहीं बेटा? सोडियम कार्बोनेट तुमने इसमें मिलाया। सोडियम कार्बोनेट क्यों मिलाया? क्योंकि कार्बन का कंपाउंड ऑफ कार्बन Na से रिएक्शन करके कैसा हो जाएगा? सोल्यूबल। अभी बताया था मैंने कि नहीं बताया था 2 मिनट पहले कि किसी भी कंपाउंड में सोडियम लगा दो वो सोल्यूबल हो जाएगा। इसलिए हमने उसको पहले सोल्यूबल बनाने की कोशिश की, और जब आपने गर्म की तो ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसकी वैसे ही निकल जाएगी। यहां से जब आपने इसको गर्म किया था CO2 गैस निकल जाएगी, सोडियम इस कंपाउंड के साथ मिक्स हो जाएगा और वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? सोल्यूबल। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो तुम्हारे पास, इसको फिल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद तुम्हें जो टेस्ट ट्यूब में लिक्विड मिला, इसको कहते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट। क्या कहते हैं बेटा? सोडा एक्सट्रैक्ट। तो सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना सीख गए। सवाल पहला मेरा, सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट इसलिए बनाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम जब उसके साथ रिएक्शन करेगा तो उसको डिसॉल्व कर लेगा। इनसॉल्युबल कंपाउंड को सोडियम घुस जाएगा उसके अंदर और सारे इनसॉल्युबल कंपाउंड को सॉल्युबल बना देगा। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बात याद रखना। तो हमने सबसे पहले बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडा एक्सट्रैक्ट, इसको लिख लिया ना। चलिए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोडा एक्सट्रैक्ट बना बच्चों, इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे। ये हमने थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लिया, क्या? सोडा एक्सट्रैक्ट। अब बच्चों इसमें तुम्हें मिलाना है थोड़ा सा AgNO3। बच्चों अगर इस कंपाउंड के अंदर क्या होगा? X होगा, तो क्या रिएक्शन करेगा? Ag प्लस X2, और ये बना देगा 2AgX। और अगर X को बेटा मैं यहां पर क्लोरीन लिख दूं तो क्या बना लेगा? 2AgCl, और इसका बन जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। शॉर्ट में प्रेसिपिटेट को कहते हैं PPT। क्या कहते हैं? PPT। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर तुम्हारा क्लोरीन की जगह Ag की जगह बच्चों Br2 है तो क्या बन जाएगा? 2AgBr बन जाएगा। और 2AgBr ये क्या है? और इसका होता है लाइट येलो प्रेसिपिटेट। कैसा होता है? लाइट येलो प्रेसिपिटेट, या इसको पेल येलो भी कहते हैं।
ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर उसमें आयोडीन है तो ये क्या बन जाएगा 2AgI का डार्क येलो पीपीटी। याद रखना, तो इन तीन में से कोई भी पीपीटी आपको मिल जाए समझ लेना उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन है। बच्चों मेरे यहां पर जो मैं इस समय नोट्स रखे हूं इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए और ऐसे ही सवाल बच्चों से छूट जाते हैं। ऐसे ही सवाल छूटने के चांसेस रहते हैं क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से ये एक एनालिसिस केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इनको बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं और यही आपकी परसेंटेज गिरा देते हैं। तो आपको याद रखना है कि हमने क्या बनाया, सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाया, सोडियम को ऐड कर दिया उस कंपाउंड में तो वो हो जाएगा डिसॉल्व। फिर हमने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मिलाया। 3 प्रेसिपिटेट में से जो भी मिल जाए लिख देना, ये कंपाउंड आपके पास अवेलेबल है। याद रखना बेटा, इस टॉपिक को भूल मत जाना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोडा एक्सट्रैक्ट। कभी कभी एक नंबर में सवाल आता है ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो इसको बच्चे लिखते हैं कि सर ओरिजिनल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो एकदम प्योर होते हैं। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्योर सॉल्यूशन में नहीं कहलाता बच्चों। ओरिजिनल सॉल्यूशन वो होता है कि जब आप किसी भी सॉल्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि सॉल्ट में कौन सा कैटायन होना चाहिए, कौन सा एनायन होना चाहिए, तो सॉल्ट के प्रैक्टिकल करने से पहले उसका आपको सॉल्यूशन बनाना है और वो भी कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्यूशन। क्या बनाना है, इस सॉल्ट का आपको बनाना है कंप्लीट सॉल्युबल सॉल्यूशन। बच्चों किसी सॉल्ट का कंप्लीट सॉल्युबल सॉल्यूशन ही ओरिजिनल सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी सॉल्ट का कंप्लीट सॉल्युबल सॉल्यूशन उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन कहलाता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन लैब में कैसे बनता है तो 1 मिनट में मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, सॉल्ट ले लिया। क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया। फिर क्या मिलाया, वाटर मिलाया। इसको क्या किया, शेक किया। अगर सॉल्युबल हो गया तो लिख देंगे कि ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर इन कोल्ड वाटर। वाटर कैसा मिलाया, कोल्ड। अगर नहीं हुआ, इफ नॉट, तो क्या करेंगे, अगर नहीं हुआ तो सॉल्ट लिया और उसी वाटर को आपको क्या कर देना है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अगर नहीं तो दोनों को आपको मिला के हीट कर देना, तो लिखेंगे हॉट वाटर सॉल्युबल। अच्छा बताओ बच्चों, अगर इस सॉल्ट में लेड क्लोराइड होता तो मैंने 2 मिनट पहले बताया ना कि लेड क्लोराइड हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, तो वैसे ही पता चल जाएगा कि सर इसमें लेड क्लोराइड हो सकता है क्योंकि गर्म पानी में घुल रहा। जब तक टेस्ट ट्यूब गर्म रहेगी सॉल्युबल रहेगा, जैसी टेस्ट ट्यूब ठंडी होगी वो नीचे बैठ जाएगा। तो हॉट वाटर में अगर वो घुल जाए तो लिख देना ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर इन हॉट वाटर। अगर हॉट वाटर में भी नहीं घुले तो तीसरा कंडीशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना। ये मैं रफ कर दूं, ये मैं रफ कर दूं, ठीक है। क्या क्या किया बच्चों आपने, सबसे पहले सॉल्ट लिया, सॉल्ट में क्या मिलाया, H2O कैसा था, कोल्ड। अगर ये सॉल्युबल हो गया तो ओरिजिनल सॉल्यूशन इन कोल्ड वाटर, ठीक है, ये लिख देंगे। अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो सॉल्ट प्लस H2O क्या करना है, हॉट करना है इसको और ये सॉल्युबल हो जाएगा। अगर हो गया तो ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन हॉट वाटर। बच्चों अगर इससे भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो तीसरे नंबर पर हम लेंगे सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl। अगर हमने डाइल्यूट HCl में घोला तो कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल। तो लिख देंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन prepared original solution prepared in dilute HCl। बच्चों अगर इसमें भी नहीं घुला तो तीसरे नंबर पर चेक करेंगे सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अगर बच्चों इन 4 से 99% तुम्हारा कोई ना कोई डिसॉल्व कर देगा। जरा सा चेक करना है, सॉल्ट आपको लैब में किसी ने दिया टीचर ने तो पूरा चेक नहीं करना, जरा सा लेके टेस्ट ट्यूब में डाल के ये 4 बार ये जल्दी जल्दी करके देख लेना है। अगर
इसमें नहीं हो रहा तो इसमें हो जाएगा, नहीं तो इसमें हो जाएगा, नहीं तो इसमें हो जाएगा, 99% हो जाएगा। 1% अगर नहीं हुआ इन चार से तो देन यूज सोडा एक्सट्रैक्ट। अभी बताया क्या करना है, पहले हमें सॉल्ट लेना है, फिर हमें सोडियम कार्बोनेट लेना है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, इसको हमें हीट करना है, इसका हमें H2O में मिला के, पानी मिला के इसको हीट कर देना, फिर उसको छान लेना। अभी मैंने समझाया था सोडा एक्सट्रैक्ट। तो जो लिक्विड बना वो हो गया ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब बेटा जितने भी केमिस्ट्री के अंदर तुम टेस्ट करो इस ओरिजिनल सॉल्यूशन से करना है, क्योंकि सॉल्ट जरा सा मिलेगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन को तुम 100 ml में भी बना लो तो भी काम कर जाएगा। 100 ml पानी मिला लो, इतना सारा हो गया, अब करते रहो प्रैक्टिकल। ये डर तो नहीं है सॉल्ट खत्म हो गया तो सर से मांगेंगे सर सॉल्ट दे दो, और सर सॉल्ट देंगे नहीं, दोबारा याद रखना। तो एक बार सॉल्ट में ओरिजिनल सॉल्यूशन चेक कर लेंगे किस में बन रहा, फिर उसको हम एक फ्लास्क में डाल के 100 ml पानी मिला के इतना सारा सॉल्यूशन बना लेंगे। आगे के जितने एक्सपेरिमेंट होंगे तुम उसी ओरिजिनल सॉल्यूशन से कर लेना, काम चल जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो यहां से सवाल बोर्ड ने क्या पूछा है, क्या बोर्ड ने सवाल पूछा है। और बात आती है सर क्या 10th में भी, मतलब हमारी क्लास से 10th हुआ, 11th हुआ, 12th हुआ, क्या ऐसे सवाल पूछे गए हैं? यस, ऐसे सवाल पूछे गए। कभी कभी इतने सवाल बेसिक पूछ लेता है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। बहुत बेसिक सवाल पूछ लिए जाते हैं, उनके आंसर नहीं आया तो हो गया ना मामला खत्म, याद रखना। तो यहां से हमने देखा कि सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं कि कैटायन, एनायन, ये जनरली होते क्या है? बच्चों सभी जानते हो जब हम लोग सॉल्ट एनालिसिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? सॉल्ट एनालिसिस। पहले हुआ करता था मिक्सचर एनालिसिस। मिक्सचर में आपको 2 कैटायन और 2 एनायन आइडेंटिफाई करने होते थे। अब आपको मिक्सचर नहीं दिया जाता, अब आपको क्या दिया जाता है? सॉल्ट। और सॉल्ट में होता है बच्चों, एक तो होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कभी कोई आपसे पूछे सॉल्ट एनालिसिस, मतलब कहना सर हम एक जो भी हमें अननोन सब्सटेंस दिया गया है उसमें से हम पहचान के बता देंगे कि कैटायन क्या है और एनायन क्या है, ये पहचान के हम बता देंगे। तो बच्चों कैटायन तो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, स्पीसीज, और एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। जैसे एनायन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कैटायन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इनको भी देखना है तो इनको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन हुआ, फॉस्फेट हुआ, सल्फेट हुआ, कार्बोनेट हुआ, सल्फाइड हुआ, सल्फाइड हुआ, ये सारे कंपाउंड्स कैसे हैं हमारे पास, कैसे हैं? कार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट भी होता है ऐसा, HCO3। इस तरह से बहुत जो भी एनायन है वो होते हैं, जो भी नेगेटिवली चार्ज है वो एनायन। अब बच्चों जैसे यहाँ पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे मोनोवैलेंट एनायन, ट्राईवैलेंट एनायन, डाईवैलेंट एनायन, डाईवैलेंट एनायन, डाईवैलेंट एनायन, मोनोवैलेंट एनायन। आप जरा कैटायन पर बात करो, जैसे Na+ मिल गया, जैसे Fe+ मिल गया, जैसे Fe3+ मिल गया, ठीक है, जैसे Al++ मिल गया, तो सोडियम मोनोवैलेंट कैटायन, फेरस डाईवैलेंट कैटायन, फेरिक 3 वैलेंसी को फेरिक कहते हैं, ट्राईवैलेंट कैटायन, ट्राईवैलेंट कैटायन। इस तरह से आपको कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा क्वेश्चंस जनरली कैटायन एनायन से तो नहीं बनते हैं, लेकिन अब जो टॉपिक आने वाला है बेटा उससे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, और वो टॉपिक तुम्हारे पास शॉर्ट में हमें रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चन देखना है। फिर मैं कैटायन एनायन वाले और जो मैं आप टॉपिक ले रहा हूं दोनों के एक साथ बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे। चलिए, तो सबसे पहले जो यहां पर एक सवाल बना है बेटा, वो हमारे पास आया है क्वेश्चन कि मिक्सचर्स और सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, सॉल्ट और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो बेटा आप जानते हो कि मिक्सचर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड से बनता है, सॉल्ट एक प्योर कंपाउंड है जिसमें एक कैटायन एक एनायन हो सकता है।
कभी कभी सॉल्ट में अंतर भी होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी होते हैं, एनायनिक सॉल्ट होते हैं, कैटायनिक सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं। इनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सबसे पहले देखना है कि एक रिएक्शन में लिख रहा हूं Na से Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Fe प्लस से Fe प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Pb से Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन Cu, जिंक प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन जिंक। बच्चों आपको बताना है इनमें से रिडक्शन कौन सी है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको बच्चों आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से रिडक्शन कौन सी है और इनमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है। तो बच्चों एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ गया अपने पास। इसमें बच्चों जब भी किसी एलिमेंट का चार्ज 0 से प्लस बढ़े, क्या हो, मैंने क्या बोला, मैं लिख दे रहा हूं, प्लस बढ़े, प्लस इंक्रीज। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, याद रखना। और अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन होगी रिडक्शन। इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना बच्चों। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है यानी नेगेटिव चार्ज घट रहा है, उल्टा करेंगे इसको। तो यहां से 0 से ये प्लस, कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। +2 से +3, प्लस बढ़ गया, कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। 0 से +2, प्लस बढ़ गया, कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। एल्युमिनियम 0 से 3 प्लस, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए और कॉपर 0, बच्चों प्लस घट गया, देखो क्या हो गई, रिडक्शन। जिंक 2 प्लस से जिंक 0 हो गया, घट गया पॉजिटिव चार्ज, तो रिएक्शन कौन सी हो गई, रिडक्शन। बच्चों जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, जैसे ये एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो जो कंपाउंड या एलिमेंट, ये एलिमेंट के फॉर्म में है तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। ये एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है तो जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। सोडियम क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों बस यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं और जो रिडक्शन रिएक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। इस बात को याद रखना। अब मैं वो ऑक्सीडेशन जो आप पहले से पढ़ चुके हो कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना, या फिर हाइड्रोजन का निकल जाना, ये भी ऑक्सीडेशन होता है, या फिर कहो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है। तो ये सिंपल टॉपिक्स तो आप जानते हो, उनको रिवाइज कराने की जरूरत यहां पर मुझे जरूरत नहीं समझ रही। केवल हम आज बेटा उन्हीं टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो मैं एक लंबे क्वेश्चंस की लिस्ट लेके आया, केवल उन पर बात करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए। हमें वो क्वेश्चन नहीं आते तो हमें तैयार करना है, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन आपको आते हैं उन पर हमें जनरली बात ज्यादा नहीं करनी है। तो ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बच्चों अभी छाटा। अभी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एक रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा मैं, SnCl2 से SnCl4, स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड, ऐसा आ जाए, वो कहें बताओ कौन सी रिएक्शन है। तो देखो यहां पर क्या है, ये क्लोरीन है, इसका एलिमेंट कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, 2 से कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ, यानी हम लिख सकते हैं ऐड हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और अगर ऐसा हो जाए तो रिएक्शन कौन सी कहलाती है, ऑक्सीडेशन। अगर तुम्हें ये याद ना रहे, ये याद ना रहे तो क्या करना,
देखो इसकी वैलेंसी देखो यहाँ पर कितनी दिख रही है, Sn के बगल में Cl कितना है 2 और Sn के बगल में Cl कितना है 4। तो जब भी ये 2 वैलेंसी इसकी मानी जाएगी, ये 4 वैलेंसी इसकी मानी जाएगी। और करो याद, अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि जब पॉजिटिव वैलेंसी बढ़े तो रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों इस तरफ से भी आप छांट सकते हो कि सर ऑक्सीडेशन हो गई और SnCl2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना है। तो यहां से हम लोगों ने रिएक्शन को छांटना भी सीख लिया कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन कैसे हम पता करें और कौन सी रिएक्शन का रिडक्शन हम पता करें। ठीक है बच्चों, अब जरा बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पर। बेटा कभी कभी कुछ ऐसी रिएक्शंस में, हालांकि ये सरल टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन तुम लोग जानते हो, लेकिन कभी कभी बच्चे उसमें भी फंस जाते हैं। वो कहते हैं सर, अब जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन करी, बच्चों सभी लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हो ना, जानते हो ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना, KNaCl, है ना। हाइड्रोजन मिलेगा तुम्हें, हाइड्रोजन के नीचे कम रिएक्टिव एलिमेंट, हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट, याद रखना बेटा, जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, KNaCl, अब बेटा ये मत सोचना कि सर आपने तो और कम एलिमेंट लिखे, और भी होते हैं। अगर आप 12th की केमिस्ट्री में देख लो तो बहुत बड़ी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी है, उसमें सारे एलिमेंट मिलेंगे, याद रखना बेटा, ठीक है। और इसके ऊपर तुम्हें लिथियम मिलेगा, सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा आता है, Li। लेकिन ये आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हो, हमें तो ये पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, तो नीचे की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो सर इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होना चाहिए, फिर सोडियम, फिर लिथियम। आप कह रहे सर लिथियम सबसे ऊपर, सबसे रिएक्टिव। बच्चों जो ये एलिमेंट की रिएक्टिविटी दिखाई गई है वो एटॉमिक फॉर्म में रिएक्टिविटी है। किसके फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म की रिएक्टिविटी है, याद रखना, ये एटॉमिक फॉर्म की रिएक्टिविटी है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाई गई है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बनाई गई है। किससे बनाई गई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या होता है, जब लिथियम की रॉड को लिथियम के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालोगे तो बच्चों लिथियम यहां पर पॉजिटिव बन के आएगा और यहां पर नेगेटिव छोड़ के आएगा। इसके बीच में जो चार्ज का डिफरेंस है उसको पोटेंशियल कहेंगे और एक्वस मीडियम में इसकी रिएक्टिविटी निकाली जाएगी। इसलिए ये एटॉमिक फॉर्म की रिएक्टिविटी, ये भी बिल्कुल सही है। ये एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पर रिएक्टिविटी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सर हम माने किसको, इसको मानिए भाई साहब, याद रखना, क्योंकि तुम एटॉमिक फॉर्म में कोई रिएक्शन नहीं कर सकते केमिस्ट्री में, तुम्हें रिएक्शन करनी पड़ेगी उसके एक्वस सॉल्यूशन के मीड में या फिर किसी और सॉल्वेंट में। जब वो घुल जाए तब रिएक्शन आपको देखनी है। एटॉमिक फॉर्म में आप कोई केमिकल रिएक्शन उसको एनालिसिस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होगा, उसकी प्रॉपर्टीज एनालिसिस नहीं कर सकते उसकी। अब एक एलिमेंट के बारे में तो कह दिया कि भाई सोडियम का एटॉमिक साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ देगा, लेकिन लिथियम के केस में यहां पर लिथियम ज्यादा रिएक्टिव हो रहा। तो बच्चों हमें रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बिहाफ से देखनी है। अब इसमें तुम सब जानते होगे कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ होता है वो अपने से नीचे के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ना। तो यहां पर अगर मैं रिएक्शन करूं कि Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, मुझे बताइए क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? जल्दी से सोच के आंसर दीजिए, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? हो जाएगी, ठीक है। अगर हो जाएगी तो ये बताइए क्यों हो जाएगी? बच्चों क्योंकि Fe ऊपर है और कॉपर कहां पर है, नीचे, तो ऊपर का एलिमेंट इसके सॉल्ट को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन 100% हो जाएगी।
दूसरी रिएक्शन बताइएगा। मैं लिख रहा हूं Ag प्लस PbCl2, AgCl प्लस Pb, इसको बैलेंस कर लेंगे। मुझे बताइए क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर देखो कहां पर है, नीचे, और जो नीचे से ऊपर वाला एलिमेंट इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें पता कर लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। अब बच्चों एक बात याद रखना, जैसे अगर मैं एक रिएक्शन यहां पर लिखूं, उससे एक रिलेटेड सवाल मेरे सामने है इस समय, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो क्वेश्चंस हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उनमें से आपको पहचाननी है कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिहाफ पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो सवाल है बेटा मेरे पास, उस सवाल को आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के ऊपर के एलिमेंट, ठीक है, जो मेटल होते हैं, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं मेटल, तो यहां पर लिखेंगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमेंट अगर हम मेटल की केवल बात करें, अगर नॉन मेटल की बात करें तो बच्चों नॉन मेटल में उल्टा हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नॉन मेटल में भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन हैलोजन के केस में मुझे बताइए ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये रिएक्टिविटी बढ़ती है बेटा, इस बात को आपको याद रखना है, ये रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हैलोजन का एलिमेंट नीचे है वो अपने से ऊपर को डिस्प्लेस कर देता है, इस पॉइंट को आप नोट कर लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी नॉन मेटल्स के एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कभी तुम्हें नॉन मेटल की कोई सीरीज दे दी जाए तो आपको याद रखना है नॉन मेटल का एलिमेंट जितने नीचे होगा वो अपने से ऊपर के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। नॉन मेटल के केस में बिल्कुल इससे उल्टा है, नोट कर लेना है इस बात को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी एलिमेंट नीचे होगा वो अपने से ऊपर के एलिमेंट को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चंस अब जरा बात कर लेते हैं। तो बेटा आपको बहुत सारी रिएक्शन यहां से दी गई हैं, पिछले 6-7 ईयर में कम से कम यहां से एवरी ईयर का रिकॉर्ड चल रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि सभी को पता है टाइम कम है, हमें डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल आपको बुक से कर लीजिए, क्योंकि मोर रिएक्टिव आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेना, उससे एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल अभी हमने देख ही लिए हैं। अब आती है बात डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट बच्चों मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं CuSO4 प्लस ZnCl2। इस रिएक्शन को बताना है आपको ये होगी या नहीं, तो CuCl2 प्लस ZnSO4। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहां पर कॉपर है, ये जिंक को कैसे डिस्प्लेस करेगा? कॉपर तो जिंक के नीचे होता है। अरे भाई साहब, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये सब नहीं देखना है आपको। अगर तुम्हें 2-2 सॉल्ट मिल जाए तो ये भी तो हो सकता है कि जिंक इसको डिस्प्लेस कर दे। जरूरी थोड़ी कि ये कॉपर इसको डिस्प्लेस करे, ये जिंक इसको भी तो डिस्प्लेस कर सकता है। सिंगल एलिमेंट कहीं तुम्हें नजर आ रहा है क्या? सिंगल एलिमेंट नजर आ रहा? नहीं आ रहा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में इसका एलिमेंट इसको जो ऊपर होगा वो डिस्प्लेस नीचे वाले को कर देगा। तो इसके केस में जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, इसलिए ये रिएक्शन ऐसे होगी जिंक कॉपर को करेगा, क्योंकि जिंक ऊपर है और कॉपर, तो दोनों में फाइट हो जाएगी। जो ऊपर होगा एलिमेंट वो जीत जाएगा, तो जिंक इसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा और खुद कॉपर किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ। और जिंक किसके साथ जुड़ जाएगा? सल्फेट के साथ। तो कॉपर क्लोराइड और जिंक सल्फेट बन जाएंगे, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलमोस्ट हो जाती हैं। एक सवाल बहुत बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, आपको बताना है, डबल डिस्प्लेसमेंट का सवाल है बच्चों, ध्यान से समझ के आप मुझे बताना कि अगर हम KClO3 को हीट करें तो हमें
एक गैस मिलती है ए। ध्यान रखना है बेटा, KClO3 को हीट करके हमें गैस मिलती है ये। अब इस गैस को हाइड्रोजन के साथ आपको रिएक्ट करना है तो बनता है बी। उन दोनों के नाम बताओ। तो बच्चों सबसे पहले तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। 2KClO3 इसको हीट करने पर बनता है 2KCl + 3O2। अब गैस पूछ रहा है ना वो, तो गैस क्या बनी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दें एक सफिशिएंट कंडीशन पर तो क्या बन जाएगा? 2H2O। इसको बैलेंस कर लेंगे तो B हो गया हमारे पास वाटर और A हो गई हमारे पास ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन का नंबर आ गया बच्चों, क्वेश्चन नोट करते चलना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही केवल हम चर्चा करेंगे जिनके इस साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि MnO2 पर HCl की रिएक्शन करना है। वो कह रहा है कि ये कंपाउंड बन रहा है। MnO2 पर HCl की रिएक्शन करने से A बनता है, 2H2O बनता है और B एक गैस बनती है। वो कह रहा है कि इस गैस को, B गैस को जब ये टेस्ट ट्यूब में से निकल रही होगी तो इसके ऊपर एक रॉड आपको ले जानी है, डिप्ड रॉड ऑफ NH4OH। यानी वो कह रहा है कि जब B गैस किसके संपर्क में आती है? NH4OH, तो यहां पर एक आपको व्हाइट फ्यूम मिलता है। इसका नाम बताओ और इसका फॉर्मूला बताओ। पहले क्वेश्चन समझ लो बेटा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास कि MnO2 को HCl के साथ रिएक्शन कराया सॉरी, MnO2 को HCl के साथ रिएक्शन कराया, A बना, 2H2 बना, B बना। B एक गैस है। उस गैस को अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, पहले हमने टेस्ट ट्यूब में से जो गैस निकल रही है ना, इसके ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप रॉड ले जाएंगे तो व्हाइट फ्यूम आएगा। बताओ क्या है? तो पहले रिएक्शन करते हैं ना। देखो बच्चों, MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + 2H2O + Cl2। तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन आपको याद करनी है। और क्या बनेगा? क्लोरीन गैस। तो B की जगह हो गई क्लोरीन गैस। अगर हम क्लोरीन गैस को बच्चों NH4Cl के NH4OH के प्रेजेंस में पास करेंगे तो ये बनेगा NH4Cl और ये इसका व्हाइट फ्यूम आएंगे। नोट कर लीजिए, रेड वाला आंसर है, इससे व्हाइट फ्यूम आने के चांसेस रहेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पॉज करके सारे लिखते जाना बेटा। अगला क्वेश्चन है कि हम मैग्नीशियम की HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद पहले मैग्नीशियम को ठीक से साफ क्यों करना पड़ता है? तो Mg जब रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो क्या बनाएगा बच्चों? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। वो कह रहा है Mg को इस पूरी रिएक्शन करने के पहले साफ क्यों करना पड़ता है? कपड़े से काफी देर तक इस रिबन को साफ करना है। बिकॉज आंसर इसका ये है। ये ऐसे क्वेश्चन बच्चों में बार बार रिपीट कर रहा हूं साल के लिए, माइलस्टोन वाले पॉइंट्स हैं, इनको याद रखो। इसलिए होता है कि Mg जो होता है वो ऑक्सीजन मतलब किससे? एयर के साथ रिएक्शन करके MgO बनाता है और ऑक्साइड लेयर किसके ऊपर लग जाती है? Mg के ऊपर। ये देखो, ये ऑक्साइड लेयर लग जाएगी और इसकी वजह से Mg कैसा हो जाता है? लेस रिएक्टिव। और यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन सकता है किसके लिए बच्चों? एल्युमिनियम के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 जिसको क्या कहते हैं? एल्यूमिना कहते हैं, ये प्रोडक्ट बनाता है जो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। इसलिए मैग्नीशियम की रिएक्शन कराने के पहले मैग्नीशियम के रिबन को बहुत ठीक से आपको क्या करना है? साफ कर लेना है। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये हमने आज कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की।
इस सीरीज को आपको कंप्लीट देखना है और फिर मेरा चैलेंज है कि बोर्ड का क्वेश्चन आपका एक भी छूटेगा नहीं, ये चैलेंज है। तो आपको बहुत अच्छी से तरह ये तैयारी करनी है, अगर आप बोर्ड में है तो भी और नॉन बोर्ड में है तो भी। नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद सारे बेसिक्स को, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।